बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को भी हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। उनसे पूछते हैं कि मज़ीद क्या क्या करने की ज़रूरत है, कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। हालिया कोविड की 4th वेव भी मुल्क में पंजे गाड़ रही है और एहतियाती तदाबीर SOPs पर किस कदर अमल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत भी सख्त इकदाम की तरफ अब चली गई है और बहुत सारे अहकामात जारी हो गए हैं और मतलब बगैर किसी इमरजेंसी के या कोई आपको हॉस्पिटल में काम है, इस तरह की इमरजेंसी के आप बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर भी ना आए, इस तरह की तंबीह की गई है CM सिंध की जानिब से। और दूसरी तरफ हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और इल्ज़ामात लगाए गए कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई या कहें कि फ़ॉरेन एजेंडा पर हमसे इलेक्शन चुराया गया। और माजी में भी रहा है। मैं ना मानूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको शिकस्त मिलती है वो हमेशा यही कहती है कि धांधली हुई, सदाकत क्या है। बहुत सारे उम्र पर बात करने के लिए कोशिश होगी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात करें और PTI के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से भी बात करें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफा बलोच साहब ने। बलोच साहब, सुन सकते हैं आप? जी सुन सकता हूँ, आवाज़ थोड़ी आपकी कम आ रही है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच साहब। बलोच साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 नशिस्तें मिली हैं। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस रिज़ल्ट पर, आपको तो खुश होना चाहिए। अलबत्ता आपकी जानब से भी रिज़ल्ट में धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सीटें मुतमईन भी हैं कि 11 हमें मिली हैं और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात आप बनकर सामने आए। दूसरी तरफ आपने भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि धांधली हुई, तो कब हुई धांधली, कोई सबूत भी तो पेश करें आप। अस्सलाम वालेकुम साजिद। देखें, जो कश्मीर का नतीजा आया है और पीपल्स पार्टी ने सबको हैरान कर दिया कि 11 सीट मुस्तफा, सॉरी फॉर ली और मुस्तफा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। जरा सा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है। जी आवाज आ रही है? अब बेहतर है जी। जी मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें लेके कश्मीर में सबको हैरान और परेशान कर दिया कि पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आई है कश्मीर में। और इसमें हमारी लीडरशिप की बड़ी मेहनत है। बिलावल साहब डे 1 से वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे, फिर बीबी आसफा खुद गई, फिर अदी फरियाल तारपुर साहिबा बाकायदा मॉनिटर करी थी पूरी इलेक्शन कैंपेन को। तो हमारी पूरी पार्टी की तंजीम ने बिल्कुल बड़ी मेहनत की उस पर। तो कहने का मकसद है, ये पार्टी हमारी पार्टी की एक हिस्ट्री रही है, चाहे वो ग्रास रूट पे हो, चाहे वो इलेक्शंस के टाइम पे हो। हम मेहनत करते हैं और पब्लिक को, वोटर्स को इंक्लूड करना हमें आता है। तो हम कोई हमारी जो भी कैंपेन थी उसमें हमने किसी की बुराई नहीं की। हमने उनको एक मैनिफेस्टो दिया कि हम अगर जीतेंगे तो हम कश्मीर के लिए क्या करेंगे। तो कहने का मकसद है, कश्मीर के लोगों ने हमें हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की नैरेटिव को एक्सेप्ट किया और हमें वोट दिया। करें ना, आप अगर रिजल्ट में मुतमईन है और आपने मेहनत की और आपको आवाम ने मैंडेट दिया, तो धांधली की शिकायत तो आप फिर भी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी मैं उस पर आ रहा हूँ। धांधली की देखें शिकायत हमने की तो उसका एविडेंस था कि हमारे जितने भी जो रिजल्ट्स थे उनको होल्ड किया जा रहा था और रिजल्ट्स को आने में काफी देर लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तशवीश हुई और PMLN को भी हुई और हमें भी हुई कि भाई ये रिजल्ट्स को इतना रोका क्यों जा रहा है। और आपने देखा जिस तरह गंडापुर साहब जो है वो इलेक्शन की कैंपेन में जिस तरह की बातें उन्होंने की और जिस तरह वो मैनूवर कर रहे थे पूरी कैंपेन को, तो वो नजर आ रहा था कि वो इलेक्शन में एक तरीके से प्री पोल रिगिंग भी हो रही थी और पोलिंग डे पे भी कुछ खदशात थे, जो कि कुछ फुटेजेस भी आई, कुछ प्रूफ्स भी आए। तो ये सारी चीजें थी। अब जाहिर है कोई जो जहाँ गलत चीजें हुई हैं वहां तो हमारा काम है ना, निशानदेही करेंगे और हम अगले इलेक्शन के लिए, ताकि ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, अब मुस्तफा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुस्तफा बलोच साहब, हमारे ज़राए का भी ये कहना है और चमा गोइयाँ ये भी हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सबसे पहले आप किनारा कुशी कर गए और मुफाहमत की तरफ भी आप बढ़ते नज़र आ रहे हैं। क्या ये वही सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं मिला कि आपको 11 नशिस्तें मिली? इससे कबल तो आपकी ये नशिस्तें नहीं थी और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं तो 31 सीटों से वो 6 सीटों पर आ गए। क्या मजम्मत की सियासत उनको ले डूब रही है? नहीं देखिए, उनकी सियासत जो है वो अब बेहतर वही जान सकते हैं। बाकी हमारी जो सियासत है वो प्रोडक्टिव सियासत है, वो एक प्रोग्रेसिव सियासत है और हम
कश्मीर के बेसिक इशू को एड्रेस कर रहे थे और कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल को एड्रेस कर रहे थे। हम वहां बैठ के ना इसकी बात कर रहे थे ना उसकी बात कर रहे थे। आप मतलब पीडीएम से बड़ा फैक्टर रहा है कि कश्मीर के लोगों ने एक मैच्योर लीडरशिप को, एक सीजन लीडरशिप को और एक सेंसिबल लीडरशिप को, उनकी चीजों को, उनके मैनिफेस्टो को आजमाया और उनको वोट दिया। इस पे क्या, इस पे मुस्तफा बलोच साहब इस पे क्या कहेंगे? एक्सट्रीम लेवल जब इस्तीफे देने की बात आई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नहीं, हम असेंबली की पॉलिटिक्स करते हैं, और आप किनारा कशी कर गए थे कि ये उसका बेनिफिट तो नहीं है कि आपको गैरांशी से मिली? आज देखें ना, पीएमएलएन ने खुद भी इस्तीफे नहीं दिए। पीएमएलएन खुद हर बाई इलेक्शन कंटेस्ट करती आ रही है, फिर उसके बाद कश्मीर इलेक्शन, फिर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन। तो इन्होंने तो सारी वो चीजें की, इनको भी हमारे ही नक्शे कदम पे चलना पड़ा ना। तो कहने का मकसद है कि ये चीज पहले ही डिसाइड कर लेते, बिला वजह ये डिफरेंसेस ना होते। लेकिन हम आज देखें, एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कश्मीर में, अब कोई आप हमें ये नहीं बोल सकते कि हम सिंध की पार्टी है, हम पाकिस्तान की पार्टी। कुछ पार्टी शुरू से ही चारों सूबों की जंजीर थी। आज कश्मीर में भी हमने अपना लोहा मनवा लिया कि आज हमें कश्मीर में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का है। ठीक है, मुस्तफा बलोच साहब, साबिक वजीर आजम और एहसन इकबाल ने और मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर रियासत को इन्वॉल्व होने के इल्जामात लगाए और कहा कि इंटरनेशनल एजेंडा के तहत रिजल्ट को चेंज किया गया और मुस्लिम लीग नून को हरवाया गया, रिजल्ट को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आपको नहीं लगता कि रियासती इदारों को इन्वॉल्व करना इक़्तिदार के लिए ये अच्छा महवर तो नहीं है? नहीं, देखिए, पीएमएलएन मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पोजीशंस ले रही है, और बजाय कि वो इस तरह के एक्सट्रीम पोजीशंस ले, मेरा मशवरा ये होगा कि वो अपने अंदर झांक के देखें कि उनसे भी क्या गलतियां हुई हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में उनकी जो स्पीचेस थी, जो लहजा था मरियम बीबी का, वो कोई मुनासिब नहीं था। वो एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रही है वो सियासत को। मेरे ख्याल में पब्लिक उस मूड में नहीं है। पब्लिक आप चाहती है कि आप कोई मैनिफेस्टो दें, कोई लाए अमल दें, कोई लाइफ में चेंज लाने की कोई बात करें। परफॉर्मेंस पे बात बुराई, वो उसकी बुराई, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं कोविड की 4th वेव पर। मुस्तफा बलोच साहब, आप लोगों ने सख्त इकदाम तो कर दिए और ठीक है, करने चाहिए भी थे जिस तरह ये वबा फैल रही है, लेकिन ताजिर इत्तेहाद और जो दीगर सिंध में अपोजिशन की जमातें हैं उनको एतमाद में कैसे लेंगे? एक वहां पर तो बड़ा कहें कि बहुत हार्ड सिचुएशन है और स्ट्राइक की बातें भी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये मईशत का पहिया कैसे चलेगा, उनको एतमाद में कैसे लेंगे आप? देखिए साजिद, सबसे पहले तो ये हमारे लिए ज़हन नशी करना जरूरी है कि जान है तो जहान है। ठीक है। आज अगर लोगों की जानें लोग जिंदा रहेंगे तो कल तिजारत करेंगे या कारोबार करेंगे ना। अगर आपके हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी खत्म हो गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, उनकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। आपके डॉक्टर्स हमें फोर्स कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को कि भाई आप लॉकडाउन लगाएं कि हमसे, क्योंकि देखें ना, आप डॉक्टर्स पे भी बर्डन डाल रहे हैं इस तरीके से। आप फिर अपने जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, आपके वार्ड बॉयज हो गए, ये मैनेज कैसे करेंगे? ये आवाम को भी इस चीज को सोचना पड़ेगा कि अगर लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जाना चाहते तो फिर आप वैक्सीनेशन कराएं। मुस्तफा बलोच साहब, आप को भी ठीक है, तरफ से ठीक है, आप मैसेज है आपके चैनल के तवज्जुह से कि प्लीज अगर आप लोग इस चीज पे वो करते हैं कि लॉकडाउन ना लगे और आपकी तिजारत पे इफेक्ट ना हो, तो काइंडली अपने एसओपीज को भी आप प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। क्योंकि ठीक है, तो देखता हूं मुस्तफा, दुकानदार, ठीक है, सॉरी, और ये जो फैक्ट्रीज है यहाँ पे एसओपीज का बड़ा ठीक है, एक फुकदान रहा है। ठीक है, मास्क नहीं, सॉरी मुस्तफा बलोच साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगा। इससे कबल हमने देखा, आपने बहुत अच्छी बात की कि एसओपीज पर अमल करना चाहिए, जान है तो जान है, लेकिन सीएम सिंध साहब दौरे पर जाते हैं, सेवन के, खुद को तो मास्क है उनको, लेकिन एक अवाम का जम्मे गफीर था वहां पे तो सोशल डिस्टेंस नहीं था, वहां पे तो लोगों ने घेरा हुआ था। और सीएम सिंध जो कि तंबी करते आए हैं और स्ट्रिक्टनेस उन्होंने पहले भी की, उन्होंने उनकी इकदामात को जिस तरफ अप्रिशिएट किया गया और वहां पे खुद ही वायलेंस हुई, तो आपको देखकर क्या तासुर जाता है फिर? देखिए, सीएम सिंध साहब इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनकी आपने खुद देखा कि आज तक उन्होंने आज अपने सीएम हाउस के जितने भी ऑफिस थे उनको जो है वो क्लोज कर दिया। 50% स्टाफ जो है ना वो फ्रॉम होम वर्क करेगा ताकि कोविड की स्प्रेड कम हो। वो कभी भी जानबूझ के कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे कोरोना फैले और लोग
वो आए, लेकिन सर लोगों 7 में तो हुआ ना तादाद मुस्तफा बलोच साहब। उनको रिसीव करने आया। अब वो लोग उनसे अगर मोहब्बत करते हैं, उनको रिसीव करने गए, तो वो उन्होंने ऐसा कोई जलसा तो नहीं रखा था। ऐसे लोग आ मौके गए पर मोहब्बत में आके। ऐसे मौके पर अवाम में इस तरह जाना और अवाम, और वहीं आपने देखा होगा वो वहीं से जब अपने प्लेन से उतर रहे थे, उन्होंने वहां से लोगों को इशारा किया कि आप डिस्पर्स हो। तो ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसको एक मीडिया नेगेटिव रंग दे रहा है, मेरे ख्याल में नामुनासिब है एक ऐसे शख्स के लिए जिसने कोविड में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया, सबसे बेहतरीन। नहीं मुस्तफा बलोच साहब यहाँ पे नहीं, सॉरी नजर ही नहीं आते। मुस्तफा बलोच साहब यहाँ पे तो इख्तलाफ, आपने कहा कि मीडिया इसको गलत रंग दे रहा है। सर जो देखा वो बताया आपको, आपने भी देखा होगा, आपने भी वीडियो देखी होंगी। तो और साजिद फिर आपने क्या ये नहीं देखा कि स्वात में यहाँ से लोग जा रहे हैं और जो है वो टूरिज्म चल रही है, हालांकि कोविड का पीक चल रहा है। आपकी कोविड की शरह 2.30 से 2.37% तक पहुंच गई है, और आप जो है वो वर्ल्ड वाइड रेट से भी आप ऊपर जा चुके हैं। तो यहाँ मीडिया नहीं देख रहा कि ये इस ऐसे मौके में दुनिया टूरिज्म खत्म कर रही है, लेकिन खान साहब जो है ना वो टूरिज्म को खोल के बैठे हुए स्वात में, वहां से क्या कोविड नहीं फैलेगा? सर उनसे एनसी जब हमने कहा था कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे वैक्सीनेशन की पाबंदी लगा देंगे। मुस्तफा बलोच साहब, विफाक के लोगों से भी इस पर बात हुई है और विफाक के लोग भी इस पर वो भी अपनी राय देंगे और बताएंगे, जस्टिफिकेशन देंगे कि वो क्या सीरियस इकदाम ले रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह आप तमाम चीजों से आगाह थे, तो आप ये भी बताइएगा कि हुकूमतों का तो ये भी रवैया होता है कि अगर ठीक है कोई आफत या कोई वबा आती है तो उस अवाम को एंटरटेन करना भी आपका काम है। तो आपने क्या अवाम के लिए किया? मजदूरों को अभी तक कार्ड नहीं मिले, जो कि उसको कम से कम भी 6 माह से भी ज्यादा का अरसा हो गया, और अब जो ये लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए कोई आपने कोई वजीफा या उनको कोई घर पे राशन पहुंचाने का इंतजाम या अद्वियात पहुंचाने का इंतजाम, आपको सर्विसेज पे भी कोई फोकस करना चाहिए? बिल्कुल 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 सही। आपकी बात जो है उसका मैं आपको जो रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि आज सीएम साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी। उसके बाद अब नेक्स्ट मीटिंग जो है वो फ्राइडे को है, जिसमें फाइनली वो डिसाइड करेंगे क्या इस पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे और इसको मजीद सख्त करना है या नहीं करना है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि सीएम साहब जब भी जो भी फैसला लेंगे वो अवाम के वसी तर मुफाद में होगा। उसमें वो लाजमी तौर पे आपके डेली वेजर्स और आपके मजदूर तबके को बिल्कुल उनको रखेंगे अपने जहन में कि उनको कोई ऐसी तकलीफ ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, जितने अब क्या हमारे जो लेबर तबका है, वो लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम नहीं लगा, हमारी पूरी कोशिश थी कि ना लगाएं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो सीएम साहब उनके लिए डेफिनेटली कोई प्रोग्राम लेके आएंगे। चले, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब, आपने अपना मौकिफ दिया, सिंध हुकूमत का मौकिफ आपने सुना। और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे कोविड की 4th वेव की भी, और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अभी तक मैं ना मानूं और रियासत और इंटरनेशनल एजेंडा की बातें की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी। और कोविड में सिंध हुकूमत के हमने देखा माजी में भी सख्त इकदाम थे, एक तरफ उसको अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन जो डेली वेजेस के जो लोग हैं, जो ताजिर बरादरी है, बहुत एक अरसे से ये मामला चल रहे हैं, काफ़ी कारोबार मुतासिर हुए हैं। अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अतीक मीर साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। क्या आपकी आगे स्ट्रेटेजी है सर इस 4th वेव के बाद? देखिए, ये 4th हर आने वाली जो वेव है, मैं देख रहा हूं कि वो ज्यादा सख्त फैसले और ज्यादा खौफनाक, ज्यादा कारोबार की तबाही दुनिया भर में 4थी वेव से पहले जो हिकमत अमली अख्तियार की है, उसका एक पॉइंट है, एक ही नजरिया है, और वो ये है कि कोविड से बचना है और कारोबार को भी बचाना है। तो अब तक हम लोग उस डगर पे आए नहीं हैं। हम बस ये सोचते हैं कि हुकूमती हिकमत अमली यही है कि कोविड से बचना है, चाहे भूख से मर जाना है,
चाहे कारोबार तबाह हो जाए, चाहे गुर्बत बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए। तो उस लिहाज से मैं देखता हूँ कि वो हिकमत अमली नहीं है जो इतनी फ्रूटफुल हो। अब 3 साल 2.5 साल के अरसे में इतना तो गुर आ जाना चाहिए हुकूमतों को, लेकिन सिंध हुकूमत के फैसले समझ से बालातर हैं। कहाँ तो पहली लहर में इतराते थे ये लोग कि पूरे मुल्क से बेहतर हिकमत अमली सिंध की है, और हमने मुल्क की बानिस्बत कोरोना के मुस्बत जो केसों की शरह है उसको काफी हद तक कम रखा है, और अब कराची पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा इसकी शरह है। इसकी क्या वजह हो सकती है ये आप भी जानते हैं। यकीनन अब लोगों के दिलों में एक शुबा पैदा हो रहा है, ठीक है, कि ये ज्यादा शरह या तो किसी हुकूमत की, इसमें हुकूमत सिंध का कोई मुफाद होगा, एहलियान कराची को दानिस्ता तौर पर परेशान करना चाहते हैं, या फिर नाहिली है कि इनकी समझ, इनकी अकल, इनका शऊर, इनका तजुर्बा, ठीक है। उससे बालातर ये मामला। अतीक मीर साहब, सीएम सिंध साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है जिसमें अवैस साहब हैं और मुर्तजा वहाब हैं, नासिर हुसैन शाह हैं, तो वो आपसे मुलाकातें करने के लिए कहा गया है उनको कि आप बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिलें और सियासी जो तंजीमें हैं जो सिंध में अपोजिशन में उनसे आप मुलाकात करें, उनको एतमाद में ले। तो आपको एतमाद में नहीं लिया गया, और अगर एतमाद में लिया गया है तो आप लोगों ने एडवाइस तो किया होगा, कोई तजावीज़ दी होगी कि कौन सी टाइमिंग होनी चाहिए, कौन से दिन फ्री होने चाहिए, कितना रिलीफ देना चाहिए? देखिए, लफ्ज रिलीफ तो हुकूमतों की डिक्शनरी में नहीं है, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो। अलबत्ता पाबंदियां, नित नए सख्तियां ये जरूर उनकी तरफ से आती हैं। आपने बात अभी आपने बात की कि क्या इन्होंने कभी स्टेक होल्डर्स को ऑनलाइन दिया है, तो ये भी हमारे यहाँ रिवायत नहीं। अच्छा, फैसला कर गुजरते हैं, आप देखते हैं, उसके बाद एहतजाज होते हैं, उसके बाद ताजिर सड़कों पे आते हैं, शोर मचाते हैं। जब बहुत बड़ी तबाही माशी तौर पे लोगों को पहुंच जाती है, तो उसके बाद फिर फैसले करते हैं कि फिर वो फैसला वापस लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी देख लें, 6 बजे का लॉकडाउन बगैर सोचे समझे ठीक है, लगा दिया गया, 6 बजे तक महदूद कर दिया गया। अब 6 बजे 5 बजे दफातर से लोग निकलते हैं, 6 बजे मार्केट से निकलते हैं। एक दरवाजे से एक साथ 20 लोग गुजरे तो यकीनन वो दरवाजे में फंस जाएंगे। लेकिन अगर उसी दरवाजे से एक एक करके निकलेंगे और कुछ वक्फा 1-1 मिनट का होगा तो बआसानी लोग गुजर जाएंगे। इसी तरह इन 2 घंटों में एक रेला आता है सबसे पहले दफातर के लोगों का, दूसरा रेला फिर 6 बजे आता है कारोबारी लोगों का। तो ये जब वो सड़कें तो वही हैं, रास्ते वही हैं, आई चौधरीगढ़ रोड, शारा फैसल, लॉरेंस रोड, तो ये सारे नशर रोड, तो उसका आप देखें कि जब से ये 6 बजे की बंदिश की गई है आप घर नहीं जा सकते। 6 बजे दुकानें बंद करके बेशतर लोग दुकानों के आगे मसाजिद में बैठे इंतजार करते हैं कि रश छट जाए तो चले जाएं। इससे कबल भी एक छोटी सी बात हमने बावर करवाने के लिए कि आप 8 बजे तक वक्त को बढ़ा दें, और दिन के औकात में लोगों को हम कैसे, वो कहते हैं 6 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या वक्त है, इसमें लोग खरीदार, आप 12 बजे तक कारोबार करें। ठीक है, मुझे बताइए कि ये तस्वुर कब पाकिस्तान में आएगा कि लोग 6 बजे सुबह उठ जाएं। अतीक मीर साहब, आगे फिर आपका क्या लाएअमल है, जो कि हमारे जराए का कहना है कि ताजिर तंजीमों की जानिब से स्ट्राइक की कॉल की जा रही है, एहतजाज की बातें चल रही हैं, तो क्या वाकई आप लोग स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे? क्या आपकी लाएअमल है और किस तरह हुकूमत से रिलीफ और कन्वेंस किस तरह करेंगे? कोई आप लोगों ने भी एक मैनिफेस्टो बनाया होगा जो कि आपको हुकूमत के आगे रखना होगा, हमारे तवज्जुह से आप आज ही रख दें, बता दें कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, कोई लंबी चौड़ी कोई साइंस नहीं है, ठीक है, एक छोटी सी बात है। अब देखें, आप 2 लफ्जों में हमारा मसला हल हो जाता है कि 6 बजे से वक्त को बढ़ा के 8 बजे कर दें, और चाहे आप दिन के औकात में 6 बजे खोलने की जो हमें आजादी दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, तो हमें आप 10 बजे तक महदूद कर दें कि भाई 10 बजे से लेके 8 बजे तक। आप तो 12 घंटे कह रहे हैं, हम 10 घंटे के लिए काम करने को तैयार है। दूसरी बात, वैक्सीन लगवाने के लिए ताजिर तैयार हैं, ताजिर लगवा भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बेहतर निज़ाम वज़ा किया जाए। अब कल से मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन सेंटर पे जिस कदर रश है,
तो आप एक तरफ हमें सजाओं का ऐलान कर रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, किसी को कहते हैं मुलाजमत से निकाल देंगे, किसी को कहते हैं कि सिम ब्लॉक कर देंगे, कभी आप कहते हैं मार्केटें दुकानें सील कर देंगे। भाई ये सब काम तो उस वक्त होंगे कि जब आप वैक्सीन लेके हमारे दरवाजे पे खड़े हों या बाजारों में ही सहूलत दे दें, तो फिर तो एक बात है। मैं आज भी वैक्सीनेशन सेंटर गया था तो मैंने देखा कि वहां तो 2 से 3 हजार लोग थे और सब परेशान थे कि बारी कब आएगी। तो हमारा बस एक छोटा सा मुतालबा है, हम कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी तरह हुकूमत के साथ हैं। हम मुमलिकत से, रियासत से कतन कोई तसादुम नहीं चाहते। तसादुम तो उस वक्त आता है जब कोई हमारी सुनेगा नहीं, जब हमारी जायज बात को भी रद्द कर दिया जाएगा, जब हम नुकसानात की उस सतह पे आ जाएंगे जिस तरह अभी है। देखें, ये कल से आज तक आप देखें 25% भी कारोबार नहीं हो सका, जबकि जिन लोगों का थोड़ा बहुत कारोबार हुआ भी होगा तो मार्केटें कई आज कल भी सील की गई, आज भी सील गई, ठीक है, दुकानें भी सील की गई। ठीक है अतीक मीर साहब, आखिर में एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आगे 10 दिन बाद मुहर्रमुल हराम भी शुरू होने जा रहा है, उस पे भी मजालिस और दीनी मामलात भी चलेंगे, आपकी भी रिजर्वेशंस हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उलमा, बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबाजात तमाम हुकूमत के पास बैठें और एक मुश्तरका एक लाए अमल बने जो कि जिससे एक वैक्सीनेशन भी चलती रहे, कारोबार भी चलते रहें, तो आप उनको कन्वेंस तो करें? या कि आपका यह कहना है कि आपसे कोई राब्ता नहीं किया जा रहा? लेकिन डेमोक्रेसी है अतीक मीर साहब, मार्शल लॉ तो नहीं है कि एक निजाम नाफिज कर दिया गया, अब कोई पूछने वाला नहीं है। रोना इसी बात का है कि जब डेमोक्रेसी होती है तो वो बिल्कुल एक आमिरों की तरह डील करते हैं, और अक्सर हमने देखा कि मार्शल लॉ लगी है सर, वो डेमोक्रेटिक की तरह डील करते हैं। सर, सिंध हुकूमत का तो ये एक अजीब अवामी जमात हैं, हम तो अवाम के दुख दर्द की बात करते हैं, सिंध हुकूमत का कहना है। तो मैं ये समझता हूं कि मुशावरत तो एक बेहतरीन रास्ता है, मुशावरत से अच्छी कोई बात नहीं है। हुकूमत अब भी अगर समझे तो इस बहरान बदतरीन सूरत हाल में ताजरों को अपने साथ बिठाए, अच्छे मशवरे मिलेंगे, अच्छा रास्ता मिलेगा, और इस जो कि इस मुल्क के लिए भला होगा, इस मुल्क की मैशत के लिए बेहतर होगा। चले, लेकिन कोई बैठे तो सही, कोई बात तो करे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बहुत अच्छी बात की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, हुकूमतों को एतमाद में लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो अपनी रिजर्वेशन रखेंगे, वो बताएंगे कि कहाँ पर आपने किस तरह इन मामलात को लेके चलना है, क्योंकि ग्राउंड पर आम आवाम किन मुश्किलात को फेस कर रही है। जो डेली वेजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मजदूर हमारे पास, ऐसा मजदूर तबका है जो कि चौरंगियों पर, फुटपाथ पर डेली उजरत कमाने के लिए बैठता है। अगर उसके घर पे चूल्हा ना जले तो एक मायूसी की वबा फैलेगी। और हमने देखा कि जो सियासी माहौल भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद, उसमें भी गर्मा गर्मी है। आगे क्या लाए अमल होगा इस पर, और जिस तरह आपने देखा कि PTI के कंधों पर मजीद इजाफा हो गया है इस आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के जीतने के बाद, कि अब वो आखिरी के 2 सालों में अवाम को कितना रिलीफ देते हैं। और जिस तरह नून लीग ने आज जो बयानिया पेश किया है, क्या अवाम ने उस बयानी को मुस्तरद कर दिया, या कि वही ब्लेम पॉलिटिक्स है और स्पेस बनाने के लिए ये तमाम, इसको टैक्टिक्स कहें, सियासी हरबे कहें, कि रियासती इदारों को प्रेशराइज किया जा रहा है। किस तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जा रही है, और देखा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 नशिस्तें मिली, और क्या वो अपने स्पेस बनाने में कामयाब हो गए? और मुस्तरद तो वो भी करते हैं रिजल्ट को, वो भी कहते हैं कि धांधली हुई, या कि मैं ना मानूं की जो एक रविश है हमारे मुल्क में कि जब हम हार जाते हैं तो रिजल्ट्स को हम नहीं मानते। और उम्मीद है कि जिस तरह सिंध हुकूमत ने जो नए टाइमिंग्स और जो मामलात किए हैं सिंध में, उनको अवाम जो है सीरियस लें और इस आफत से खुद को और अपने घर वालों को महफूज रखें। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुनव्वर साहब। मलिक साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी अस्सलाम। मलिक साहब, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, क्या आप सुन सकते हैं?
जी साजिद भाई, सुन लो, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है मलिक साहब, सबसे पहले मैं आजाद कश्मीर इलेक्शन पर आपसे बात करूंगा। आज आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एहसन इकबाल साहब ने धड़ल्ले से फिर रियासती इदारों पर इल्जामात लगाए और कहा कि मैनिपुलेट किए गए तमाम मामलात, बाहर के एजेंडा की वजह से हमें हरवाया गया। तो कोई हार तस्लीम करता ही नहीं इस हमारे मुल्क में। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस कश्मीर इलेक्शन को आप? देखिए साजिद भाई, इलेक्शन जो भी हो, चाहे वो ज़मनी हो या आम इंतखाबात हो, हारने वाला तो हमेशा यही इल्जाम डराता है कि उसके साथ धांधली हुई है। नतायज चाहे कुछ भी हो, मगर शिकस्त खुर्दा अनासर जो है उसको कभी भी तस्लीम नहीं करते। तो अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के नतायज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत कैसे तस्लीम करेगी? जो अरसे से वहाँ पर हुकूमत कर रही थी और उनके तवक्को के बिल्कुल बरअक्स जो नतायज आए हैं, तो पीटीआई ने पहली दफा आजाद कश्मीर में यह मैदान मारा है। यकीनन बातें तो मुख्तलिफ हैं, सियासी तजज़ियानिगार भी खुद हैरान हैं कि जो पीटीआई के जो नतायज आए, जो उसको नशिस्तें मिली हैं, वो एक हैरान कुन है। मैं समझता हूँ कि खुद पीटीआई की क़यादत भी हैरान होगी कि इतनी नशिस्तें मिल गई, इतने वोट हो गए। मगर ये बात तो एक तय है कि जो प्रोसेस हुआ है इलेक्शन का, आपने देखा कि बड़ा वहाँ पर हंगामा खेज इलेक्शन रहा है। इससे पहले इलेक्शन से एक दो रोज पहले भी वहाँ पर झगड़े फसाद भी हुए। तो ताकतें तो बड़ी टकराई हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग नवाज थी या पीटीआई थी। तो दूसरी बात है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी थी, सदार अतीक भी थे। सदार फरूक हैदर साहब देखें कि वो नशिस्तें हार गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून का जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, एहसन इकबाल हों, तो इनका बयानिया, मरियम नवाज साहबा का बयानिया और नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो एक ही है। वो तो पहले दिन से ही इन बातों को नहीं तस्लीम करते, बल्कि उनका निशाना जो है वो और इदारे होते हैं, उनको वो निशाना इसलिए बनाते रह जाते हैं कि वो जो समझते हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है, ये इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं, ये किसी और की भी साथियों को बने हैं। मलिक मुनव्वर साहब, आपने कहा किसी और इदारे और किसी और की आप जो बात कर रहे हैं वो और सबको पता है। क्या आपको लग रहा है कि ये बयानिया जो बनाया जा रहा है, जो इदारों पर प्रेशराइज मतलब हुआ जा रहा है, ये स्पेस बनाने की एक कहें कि एक टैक्टिस है, या एक कहा जा रहा है कि एक ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि हमें भी स्पेस दिया जाए? तो ऐसे तो स्पेस नहीं मिला करते, ऐसे तो मुल्क में इंतशार की ये तरफ गामजन हो रहे हैं, और आपने देखा कि अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। देखिए, बिल्कुल आपने बजा फरमाया साजिद भाई। इसमें खुद इन अनासर को, इन सियासतदानों को खुद भी अपने किए पर जो है वो नजर डालनी चाहिए कि उन्होंने माजी में जो है वो क्या किरदार अदा किए हैं और क्या वजह बनी है कि जिनकी तरफ ये इशारा करते हैं तो वो कुफ्तें भी अगर इनके आज साथ नहीं खड़ी, जब इनकी गवर्नमेंट होती तो वही कुफ्तें इनके साथ होती हैं। एक एक दो दो तीन तीन बारियां ये ले चुके हैं। ऐसा ही है। तो आज अगर वो कुफ्तें दूसरे किसी के साथ खड़ी हैं तो उनका तो वादा ये बयानिया है, चाहे वो हमारे दीगर इदारे भी हों, तो उनका कहना है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं और अवामी मैंडेट जिसको भी मिलेगा वो उसके साथ खड़े होते हैं। मगर ये एक अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून तो मुसलसल पहले दिन से ही वो तनकीद का निशाना बना रही है इदारों को। ठीक है मलिक मुनव्वर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 नशिस्तें मिली हैं और मतलब आजाद कश्मीर में ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई। क्या पीडीएम से अलग होने का ये बेनिफिट तो नहीं था कि पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की सियासत को छोड़कर फिर असेंबली और पार्लिमानी सियासत की तरफ झुकाव किया और वो रिजल्ट उनको मिल गया? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो साजिद भाई उनकी तवक्को से ज्यादा नशिस्तें मिली हैं। अगर आप माजी की तरफ थोड़ी नजर दौड़ाएं तो पीपल्स पार्टी को इतनी अक्सरियत से नशिस्तें नहीं मिली। ये पीडीएम से नशिस्तें मिली हैं, ये पीडीएम से मुस्लिम लीग नवाज की तवक्को थी, वो नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाई हैं। ये पीडीएम से मलिक साहब, पीडीएम से किनारा कुशी करने का रिजल्ट है? ये बिल्कुल कहा जा सकता है, यकीनन ये बात भी बिल्कुल इसको जो है डिनाई नहीं किया जा सकता। पीडीएम तो उनसे राय जुदा उन्होंने की और यही वजह है कि काफी हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी राय जो है वो सुधार चुकी है और वो एक जमहूरी अमल को ज्यादा प्रोसेस करती है। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की क़यादत इदारों को तनकीद का निशाना बना रही है, तो आपने देखोगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
उस तरह से निशाना नहीं बनाती, वो सिर्फ वजीर आजम को निशाना बनाती है। और अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को आपकी अगर आप स्पीच देखें तो वो हमेशा उन्होंने इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना ठीक है बनाया। मलिक साहब, मलिक साहब शहबाज शरीफ साहब तनकीद करते हुए नजर नहीं आते, आजाद कश्मीर इलेक्शन में भी वो नजर नहीं आए, तो क्या अंदर कोई नाराजगियां या बयानियां जो है अंदर कोई इख्तलाफ है क्या? शहबाज शरीफ साहब मफाहमत के चैंपियन बनते नजर आते हैं, उन्होंने हालिया बयान भी दिया कि मैं नवाज शरीफ साहब के पैर भी पकड़ूंगा, तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब का बयानिया इसका मतलब ये नहीं है जो मरियम साहिबा का है? साजिद भाई, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया अलग है। शहबाज शरीफ साहब तो मुसल्लत की कोशिश करते रहते हैं, उनका तर्ज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर इस वक्त जो मुस्लिम लीग की जो क़यादत है, जो मुस्लिम लीग की जो बागडोर जिन्होंने संभाली हुई है, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज पर मरियम नवाज शरीफ है। मरियम नवाज शरीफ और शायद खकान अब्बासी हो या एहसन इकबाल हो, तो मुस्लिम लीग आप देखें कि शहबाज शरीफ का धड़ा जो है वो बिल्कुल अलग है और मरियम नवाज शरीफ एक अलग धड़े को लीड कर रही है। तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर तो खुद ही वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रुपिंग नजर आती है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब है, दूसरी तरफ मरियम नवाज है। तो अगर ये शहबाज शरीफ साहब लीड करते हैं तो यकीनन ये इसका रिजल्ट भी कुछ मुख्तलिफ होते। मगर मरियम नवाज साहबा स्पीकर हो सकती है, अच्छी स्पीकर है, मुकर्रर हो सकती है, मगर उनका जो तर्ज सियासत है वो बड़ा जारहाना है। वो इदारों वो तनकीद का निशाना बनाने से बिल्कुल हरगिज़ जो है वो बाज नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी ठीक है, लास्ट में आपने कोविड की 4th वेव के बाद सिंध हुकूमत के जो इकदामात हैं उनमें भी सख्ती आ गई और होनी भी चाहिए, जो कि शरह भी बढ़ती जा रही है, केसेस में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ताजिर बरादरी बहुत ही अब ऐसी सिचुएशन पर, अतीक मीर साहब से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं जा रही। लेकिन एक तरफ CM सिंध को हमने देखा कि कुछ दिन कबल वो हाला सेवन गए तो वहां पर तो अवाम का जमे गफीर था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, अवाम ने घेरा हुआ था CM साहब को, और एक तरफ इकदामात, फिर हमने कश्मीर इलेक्शन में भी हमने जलसे जुलूस देखे। तो ठीक है आप स्ट्रिक्टनेस करें, लेकिन अल्टरनेट अवाम को रिलीफ देना और उनको राशन देना, उनको माली मामनत करना, यह भी हुकूमतों का काम है। उस तरफ हुकूमतें क्या कर रही हैं, आप इस पर क्या तजिया देंगे मलिक साहब? देखिए जी, जहाँ तक बात आपने कवर्ड की है और सिंध हुकूमत इकदामात की बात की है, तो सैयद मुराद अली शाह जो कि वजीर आला सिंध है, उनके ऐलानात तो बड़े जबरदस्त और दबंग अंदाज में होते हैं, मगर ग्रास रूट लेवल पर वो डिलीवर, उन्होंने आवाम को डिलीवर नहीं किया और उसमें वो मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत जो वो नाकाम नजर आई है। आवाम जो है, मैं बताऊं साजिद भाई, कवर्ड से मरे न मरे, लोग भूख के शिकार जरूर हो रहे हैं। माशियत जो है वो उसका भट्ठा बैठ रहा है, जहाँ देखे मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो घर से जो है वो ये सारा अमल शुरू किया जाता है। आप देख सकते हैं कि वजीर आला की आपने खुद बात की कि वो 7 गए, तो किस तरीके से उनका जो है वो गर्मजोशी के साथ वालाना शानदार इस्तकबाल किया गया। क्या जरूरत थी? फिर मुराद अली शाह साहब को चाहिए था कि वो पहले अपने घर से ये सारी सादगी अपनाते। कवर्ड उनको नजर नहीं आता, कवर्ड सिर्फ शहर कराची में है साजिद भाई, कराची के लोगों के साथ सिर्फ कवर्ड के मामले पे ज्यादती नहीं हो रही, बहुत सारी ज्यादतियां हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ताजिर बिरादरी अगर इसके ऊपर एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट करती है, तो वो हक बजाने पर है। बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि वो SOP के तहत तो उसको जो है वो उसके SOP को यकीनी बनाए, उन इदारों को हदायत दें कि जो SOP के मामला है उसको फॉलो करें। ये ना हो कि उसके कारोबार को बंद कर दिया जाए। अगर कारोबार बंद हो जाता है तो कवर्ड से ज्यादा जो है वो भूख जो है ना, जो माशी क्राइसिस जो है ना, वो सबसे बड़ा जो है वो कवर्ड है। उसके साथ कैसे निपटे? अगर 50 आदमी को या 10 आदमी को तो कोरोना ये कवर्ड हो रहा है, तो माशी बेरोजगारी से तो सैकड़ों लोग बहुत बदहाली का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त मैं साजिद भैया आपको क्या बताऊं, हम हर वक्त रोड पर होते हैं और मुख्तलिफ लोग हमसे मिलते हैं, हम अपने घर से भी अगर तजिया करें तो बहुत बुरी हालात हैं। हुकूमत को चाहिए ना, राशन वाशन तो ये सिर्फ ऐलानात ही है, इन्होंने पहले कुछ दिया नहीं, ये आप दे सकते हैं, मगर SOP के तहत जो ये कारोबार को चलना दें, कि माशियत का पहिया चलने देंगे तो ये बेहतरी आ सकती है। वरना ये माशियत का पहिया आपने जाम करके रख दिया है, इसमें हर घर हर फर्द मुतासर हो रहा है, न सिर्फ ताजिर
बल्कि आम अफराद इससे ठीक है, मुतासिर हो रहे ठीक हैं। है मलिक जो साहब, दो वक्त की रोटी की बात करते हैं वो तो ज्यादा ठीक इसकी है रद में आ रहे हैं। मलिक मुनव्वर साहब, लास्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब ने इल्जामात भी लगाए हैं कि सिंध में जो कोविड वैक्सीनेशन है उसको फरोख्त किया जा रहा है और परेडी थाने में भी इस तरह के वाकयात का मुबैना तौर पे केस दाखिल किया गया है। तो इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं और हम जब देखते हैं तो काफी रश नजर आता है हमें एक्सपो सेंटर पर भी। तो उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं और तमाम स्टेक होल्डर, आगे मुहर्रम उल हराम भी आ रहा है, आगे हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? उलमा, जर्नलिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी, तमाम शोबाजात को मिला के एक हिकमत अमली बनाई जाए और उसी पर अमल पैरा तमाम हो, तो क्या बेहतर नहीं है ये? देखिए जी, वजीर आला ने तो इस हवाले से कमेटी बना दी है कि तमाम स्टेक होल्डर से ऊपर जो वज़रा पर मुश्तमिल ये कमेटी जो राब्ते करेगी और स्टेक होल्डर को एतमाद में लेगी। मगर मुहर्रम अल हराम के जो अयाम हैं वो हमें नजर नहीं आते कि अगर हुकूमत इस तरीके से पाबंदियां करेगी तो जो हमारा अहले तशी तबका है वो किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता SOP के तहत जो है वो आजादारियां जरूर करेंगे। ताम दूसरी बात जो आपने की है हलीम आदिल शेख साहब की, तो हलीम आदिल शेख की बातों पे तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। वो अपोजिशन लीडर हैं, उनको सिर्फ सिंध में पीपल्स पार्टी की बुराइयां ही नजर आती हैं, उनको कोई आज तक कोई एक अच्छाई भी किसी की और नजर नहीं आती। मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूँ, वो भी अच्छे मुकर्रर तो जरूर है, फ्लोर के ऊपर आप सियासत करें, मगर जो रियल पोजीशन है, जो बातें हैं, वो सिर्फ अगर वो सच्चाई के साथ चलते तो काफी वो भी कामयाब होते। मगर देखें वो सिर्फ PTI के लीडर बने हुए हैं और वो अपने निशाने पे जो है उनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है। अगर वो लीडर बनते तो बहुत सारी उसके अपने हल्के में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उनके ऊपर तो कभी उन्होंने बात नहीं की। सिंध गवर्नमेंट को इन्होंने निशाना बना जाते रहे। भाई सिंध गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हो तो बहुत से मामला के ऊपर तो आप मिलकर बैठे होते हो, आप फ्लोर के ऊपर जो है वो क्यों उनको टफ टाइम नहीं देते? आप फ्लोर के ऊपर टफ टाइम दो ना, कानून साजी के मामला हैं और बातें हैं। आप देखें किस तरीके के सिर्फ ये बातें हैं, बातों का बतंगड़ जरूर बनाया जाता है और कारकर्दगी के हवाले से जो है अगर सिंध गवर्नमेंट की कोई कारकर्दगी नहीं है तो माजरत के साथ PTI के तमाम MNA MPH की भी कोई कारकर्दगी, वो भी सिफर के भी बिल्कुल नीचे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, सीनियर जर्नलिस्ट थे आप और आपने सुना नाज़रीन के तमाम ही लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और मुस्लिम लीग नून से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल सियासत करें और सियासत में इदारों को इन्वॉल्व ना करें और परफॉर्मेंस की बात करें। आपने क्या डिलीवर किया, आगे आपके पास क्या मैनिफेस्टो है, क्या मामलात आप क्या सहूलतें अवाम के लिए लेकर आएंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि हमें एतमाद में लिया जाए, हमसे मशवरा किया जाए, हमें पता है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।